वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आपकी कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आपको हमें पढ़ना है 26 चैप्टर, राइट। इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत। भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी बोलते हैं और इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है? एम लक्ष्मीकांत के लिए। ये क्या है? यूपीएससी सिलेबस में इंडियन पॉलिटी राजनीति के लिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो बुक है, जो सिलेबस है, उसके लिए है ये जो हम क्लास ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें किस पे फोकस करना है? थोड़ी सी किस्मत और ज्यादा सी मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस। तो फोकस करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास का 26 चैप्टर है। हेडिंग डालते हैं उच्चतम न्यायालय। आज का जो चैप्टर है वो है 26, है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। उच्चतम न्यायालय, अगर चैप्टर का नाम ही उच्चतम न्यायालय है तो इससे आप सभी लोग समझ गए कि जो भी पढ़ेंगे हम आज उच्चतम न्यायालय से ही रिलेटेड सब कुछ होगा, चाहे उसकी खासियत हो, चाहे उसकी खामियां हो, उसकी क्वालिटीज हो, उसकी योग्यताएं हो, उसकी कार्य प्रणाली हो, उसका चुनाव हो, जो भी चीजें होंगी वो सारी किससे रिलेटेड होंगी? उच्चतम न्यायालय से। वो बनी कैसे, बनी कब, है ना, सर उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, सारी चीजें उच्चतम न्यायालय को लेकर ही होंगी। तो हम जो उच्चतम, आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय भारत देश में एक ही है, राइट। देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका से ऑपोजिट है। कहीं अपना कनेक्ट मत कर लेना कि जो अमेरिका का, क्योंकि संघीय व्यवस्था वहां पे भी है, संघीय व्यवस्था भारत देश में भी है, तो इससे मत ये कनेक्शन करना कि जो हमारे भारत देश में है वहां पे भी उच्चतम न्यायालय कैसी होगी जैसे कि वहां पे है अमेरिका में। नहीं, एक्चुअली में क्या है, हमारे भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका है, राइट। एकीकृत न्यायपालिका है। इट मींस कि ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आपका अलग है और बाकी केंद्र के लिए उच्च न्यायालय अलग है। ये कहाँ पे है? ये आपके अमेरिका में है, जहाँ पे क्या है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अलग है और केंद्र के लिए, सेंट्रल के लिए वहां पे उच्चतम न्यायालय अलग है। पर भारत देश में क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय आपका एक ही, सुप्रीम कोर्ट आपका एक ही है, जो कि दिल्ली में है ना। तो बेसिकली बात क्या है कि ये कहां से है? ये ब्रिटेन से अडॉप्टेड है। ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल सुनी होंगी आप लोगों ने, पढ़ी भी हमने शायद। तो प्रिवी काउंसिल से ये चीज वहां से ली गई थी, ब्रिटेन से, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि जो आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। अगर नहीं पता है तो आपसे पता कर लीजिए कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना या उद्घाटन, है ना, स्थापना 28 जनवरी 1950। कहां से है ये? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल से। ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल से लिया गया। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि भारत के, मतलब आपको क्या पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो भी पढ़ाना तो मेरा फर्ज है, मैं पढ़ाऊंगी। तो लेकिन क्या है कि जो आपका ये जैसे संविधान में हर चीज की बात की गई है। अब हम सब क्या अनुच्छेद पढ़ते आ रहे हैं कि किन अनुच्छेदों में, जैसे मान लो राष्ट्रपति था, हमने पढ़ा कि इस अनुच्छेद से लेकर इस अनुच्छेद तक किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की बात की गई। तो अभी हमें पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय में किन किन अनुच्छेदों से लेकर किन किन अनुच्छेदों तक से उच्चतम न्यायालय की बात की। तो इसमें अनुच्छेद, कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है कि कौन कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन कौन से अनुच्छेद तक बात की गई है। कोई है जो चाहता हो बताना, अपना ज्ञान हमसे शेयर करना चाहता हो कि ये अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक किसकी बात की गई है? आपके उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अच्छा, भाग नहीं पढ़ते, भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में, राइट। तो आपको इतना तो पता ही है कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये किसी के अधीन नहीं होता है, पर इसके अधीनस्थ कई न्यायालय होते हैं, चाहे वो राज्य, लाइक आपकी जो बाकी स्टेट्स होते हैं, सब कहीं न्यायालय होते हैं, है ना। कुछ जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है जिसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, कुछ हाई कोर्ट होते हैं। पर क्या वहां पे सब कहीं आपने उच्चतम न्यायालय सुना? नहीं सुना होगा। उच्च न्यायालय सुना है, आपने हाई कोर्ट सुना है, वो हर स्टेट के लिए होता है। कई कई ऐसा भी है जो एक स्टेट के लिए दो उच्च,
जैसे कि आपके दो स्टेट हैं, उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ऐसा भी हो सकता है। और एक कम से कम एक स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा। तो कोई सा भी स्टेट कहने का मतलब ऐसा नहीं है जिसके उच्च न्यायालय ना हो, राइट। फिर जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ एक है, राइट। एकीकृत प्रणाली इसीलिए बोला गया एकीकृत न्याय प्रणाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही जो फाइनल होता है, जैसे लोगों ने एक फैमिली कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, न्यायालय गए, पहला इंसान न्यायालय ही जाता है, ठीक है। वहां पे उसको लगता है कि मेरे हिसाब से न्याय नहीं हुआ, मुझे न्याय नहीं मिला है ना, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में अपील के थ्रू जाता है। फिर अगर उसको लगता है कि हाई कोर्ट में भी मेरी बात नहीं सुनी गई है या नहीं समझी गई है या मुझे सही से न्याय नहीं मिल पाया है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्या होती है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो फाइनल फैसला होता है, वो एकदम मान्य होता है। मान्य तो सारे ही फैसले होते हैं, पर इसके बाद कोई अपील का क्राइटेरिया नहीं बचता है कि किसी और न्यायालय में जाके वो अपील कर सकता है। तो बेसिकली इनके जो बाकी न्यायालय हैं वो कैसे न्यायालय हो जाते हैं, उसके अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय बोले जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि वो इनके नीचे आते हैं, है ना। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर आपका हाई कोर्ट आएगा, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो आप समझ गए कि कौन कौन से किस बारे में, मतलब किस अनुच्छेद या किस भाग में बात की गई। इसके भाग 5 में बात की गई, 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद से में इसी के बारे में बताया गया। उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया। ये ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल से लिया गया है, अमेरिका से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इतना छोटा छोटा सा इसका रिव्यू पढ़ लेते हैं हम मोटा-मोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय आपका 26 चैप्टर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, इतना सारा थोड़ा सा समझने में, है ना, भूमिका बनानी पड़ती है ना पहले चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो जैसे मेंस में आपको जब कोई आंसर लिखना होगा तो पहले आप भूमिका ही बनाएंगे, भूमिका ही लिखेंगे, उसके बाद आगे अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारी भूमिका बन चुकी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ रही हो तो बता सकते हैं। हम नहीं आ रही हो, हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट कर देंगे, फिर संरचना और नियुक्ति कैसे होती है उच्चतम न्यायालय की, है ना, सुप्रीम कोर्ट की आपकी। सबको पता है ना कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वही उच्चतम न्यायालय होता है। ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसको ये ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट ही आपका उच्चतम न्यायालय है, जो कि सिर्फ एक है, वो दिल्ली में है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी संरचना और नियुक्ति, है ना। संरचना एवं नियुक्ति, इसकी है ये संरचना और नियुक्ति, संरचना और नियुक्ति। अच्छा, अगर इस समय की बात की जाए तो भारत देश में मेरे हिसाब से 34 उच्च न्यायाधीश हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो है ना 33 वो, और एक वो 34 मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए चीजें अपडेट होती रहती, जो ये वाली चीजें है ना, लाइक गिनती में जो चीजें हो रही है वो घट और बढ़ सकती हैं, तो कोई उनका स्पेसिफिक, क्योंकि इसीलिए करंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी होता है कि हो सकता है आज जो चीज 34 हो, क्योंकि काउंटिंग है, आगे और ऐड हो सकते हैं, कुछ रिमूव हो सकते हैं, किसी का क्या होता है 60 साल के बाद क्या होते हैं 60 साल के बाद जो नौकरी खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं भाई जब पेंशन, रिटायरमेंट, है ना, रिटायर हो सकते हैं 60 साल के बाद, और कुछ की नियुक्ति भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, पद क्या है, आगे पीछे होंगे, है ना, ऊपर नीचे होंगे थोड़े से। तो जो ये डाटा वाली बात होती है ना, इस पे बिल्कुल एक्यूरेटली आप पढ़ा हुआ, अगर आपका एग्जाम है मई में, है ना, मई में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और अभी आप पढ़ रहे हो इस क्लास को, सितंबर अक्टूबर में पढ़ते हो, तो वो डाटा को थोड़ा सा करंट अफेयर भी जरूरी है कि आपको किसकी नियुक्ति होगी, कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्रोसीजर यहाँ से पता है, लेकिन डाटा में ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी होगा, इसलिए उसका भी बहुत वेटेज है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इवन मेंस में भी है। तो डाटा को एक ए टू जेड ऐसे वाले डाटा को, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद कौन से में बात की गई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर न्यायाधीश कितने हैं इस समय और उस समय, उसमें हो सकता है कोई चेंज आ जाए, ठीक है। तो ऐसा ना हो हमने ये पढ़ाया था और हमारे से तो न्यायाधीश इतने निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो करंट अफेयर पे भी ध्यान बनाए रखना चाहिए। अच्छा दिखाया तो है ना, 34 न्यायाधीश, ठीक है, जिसमें 33
न्यायाधीश प्लस एक उच्च न्यायाधीश, है ना, या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 34 न्यायाधीश, जिसमें से कितने हैं 33 तो आपके नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है ना, 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, 33 तो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक अन्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। ऐसा अन्य न्यायाधीश बोलो या मुख्य न्यायाधीश ही होते होंगे, मुझे लग रहा है सारे के सारे ही हैं 34 न्यायाधीश में। नहीं, एक ही मुख्य होगा एक ही मुख्य होगा भाई, ठीक है। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि डोमिनेंट होके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप खुद ही दिमाग लगाओ ना कि बाकी सारे मुख्य न्यायाधीश एक ही मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है ना, बाकी सारे कैसे बोले जाते हैं, अन्य न्यायाधीश बोल सकते हो उनको, क्योंकि आपको ऐसे स्पेसिफिकली मुख्य न्यायाधीश पे ही ध्यान रखना कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 33 न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। चलिए, अच्छा एक और बात इससे ऐड है, पता सुनो, 2019 जो था ना, 2019 में वहां पे सिर्फ 31 न्यायाधीश थे, 31 न्यायाधीश, ठीक है, 2019 तक। फिर 2019 के बाद भी इस न्यायाधीश को 31 से बढ़ा के 34 कर दिया गया, तो ये याद रखना, ठीक है। बाय चांस पूछ रहे हैं, देखो हम जो यूपीएससी सिलेबस में ना, उसको हम एक भी चीज को स्किप नहीं कर सकते, ये छोड़ने की शायद ये नहीं पूछा जाएगा, अगर हम अपनी तरफ से पूरा पढ़ेंगे, हम नहीं चाहते हमारे 1 या 2 नंबर बिना मतलब में चले जाए, ठीक है। चलिए अच्छा, न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ती है ना, ठंड लग रही है, एक और स्वेटर पहनने की जरूरत है मुझे, एक सेकंड टाइम लेना, 1 मिनट का, जरा 2 स्वेटर पहनने में ठंड लग रही है बहुत तेज की। चलिए अब हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या फिर संरचना हो उच्चतम न्यायालय की, तो कैसे है, तो उसमें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं, मुख्य न्यायाधीश आते हैं, तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है, बेसिकली आपको पता चल चुका है अभी तक कि जो न्यायाधीश हैं, है ना, जो आपको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या जो भी न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन में राष्ट्रपति जी करते हैं। तो मान लीजिए जब आपके न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपसे आपके मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर बाकी अन्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो बाकी अन्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ली जाएगी, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी। सलाह, यहाँ पे परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान में रखिए इस बात को, कि बोला गया था, इसमें लिखा जो भी संविधान में है, जैसे भी प्रोसीजर है उसके तहत ये लिखा गया था कि जब राष्ट्रपति, ये तो क्लियर है कि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो अन्य न्यायाधीशों के परामर्श लेंगे, और जब अन्य न्यायाधीशों की जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो परामर्श शब्द है इसको लेके थोड़ी सी कई बार क्या हुआ है, बातें होती रही हैं, जैसे कि न्यायालय ने निर्णय देते रहे हैं उसमें कि परामर्श किस वे में लेना है, यानी कि परामर्श को कैसे समझना है, कि परामर्श है क्या एक्चुअली में, है ना, हमने हमारे हिसाब से परामर्श क्या है कि किसी को सजेशन देना, किसी को सलाह देना, राइट, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा निर्णय जो मतलब जो न्यायालय के हिसाब से है, कई बार न्यायालय ने ऐसा क्या कहा है कि जो परामर्श है वो सिर्फ दे दिया, परामर्श देने वाले व्यक्ति ने, मुख्य न्यायाधीश ने दे दिया, पर माने या ना माने ये राष्ट्रपति की अपनी इच्छा होगी, ठीक है। फिर कभी ऐसे भी निर्णय है जब न्यायालय ने कहा है, मतलब कुछ फैसले हुए हैं जिसमें क्या कहा गया है कि जो है जैसे कि राष्ट्रपति ने कोई मतलब न्यायालय ने कोई परामर्श दिया, पर राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और कई ऐसी बातें हुई हैं जिसमें क्या है कि ये समझाया गया है या बोला गया है, कहा गया है कि उसमें उस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। देखिए, परामर्श को मानने के लिए बाध्य होना को समझ आता है, पर क्योंकि परामर्श तो क्या होता है, इंसान माने या ना माने, है ना, मुफ्त की सलाह होती है एक तरह से, हमारे को मुफ्त की सलाह कितनी मिलती है, हम बाध्य थोड़ी हैं उन सभी को मानने के लिए। पर राष्ट्रपति जी कई बार ऐसे इसमें निर्णय जो है चेंज फेरबदल होते रहे हैं कि कभी वो बाध्य नहीं है, माने ना माने, कभी बाध्य है माने, ठीक है। जनरली राष्ट्रपति जी हर बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, क्योंकि जो
वास्तविक शक्तियां वो आपके प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास उतनी अहम शक्तियां नहीं होती है ना। चलिए तो हाँ ये क्या है, इसमें क्या लिखूंगी मैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता लिखाने की जरूरत है, फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करते हैं ना। राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं कि अन्य न्यायाधीशों की, है ना, अन्य, चलिए हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की, न्यायाधीश से परामर्श लेकर करते हैं, है ना, परामर्श लेकर करते हैं। ठीक है, दिख रहा है मार्कर, रोज ये हाईलाइट कैसे खत्म हो जाता है मुझे समझ नहीं आता, मार्कर इतना लिखते हैं क्या हम, बहुत ज्यादा डल दिख रहा है। तो चलिए इसको तो मैं बोल ही देती हूँ, है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेंगे। चलिए परामर्श को लेके जो बातें हुई है ना, 2-3 बार जो मैं भी बता रही थी कि 2-3 निर्णय आए हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने जो भी व्याख्या दी है ना परामर्श शब्द को लेके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो आपकी आई थी 1982 में मेरे हिसाब से, है ना, तो हम लिख लेते हैं परामर्श शब्द की व्याख्या। व्याख्या, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने में क्या दी है, ठीक है, पहली व्याख्या दी 1982 में। वो क्या है, उसमें क्या है कि जो सजेशन दिए जाएंगे या परामर्श दिए जाएंगे ना, उनको एक तरह से परामर्श को विचारों का आदान प्रदान माना गया है ना, कंपलसरी नहीं है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श, है ना, कहा या माना है ना। जो 1982 में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श शब्द की व्याख्या करी है, वो व्याख्या कैसी है, उसमें क्या बोला गया है, परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उसको मानेंगे ही मानेंगे या फिर हाँ ही हाँ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। विचारों का बस आदान प्रदान है, वो सहमति नहीं है, ये याद रखना। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के थ्रू अगर बना जाएगा कि प्रीलिम्स में, तो कि वो जो भी जितनी बार भी ये निर्णय हुए हैं ना, जैसे एक 1982 का है ना, इसके अलावा जैसे कि आपका हुआ है ये 1993 में, 1998 में, है ना, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा आपका 1993 में, तीसरा आपका 1998 में। तो स्टेटमेंट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनाना चाहे मेरे हिसाब से, तो क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से निर्णय में, है ना, उच्चतम न्यायालय ने विचारों का आदान प्रदान या सहमति नहीं है, परामर्श शब्द के लिए ये व्याख्या की है ना, परामर्श शब्द के लिए कौन से निर्णय में ये वाली व्याख्या हुई है। आप ये ईयर देते 1982 या फिर 1993 या फिर 1998, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से में ये वाली व्याख्या हुई है, राइट। चलिए, तो क्या बोला गया, विचारों का आदान प्रदान, ना कि सहमति। ये कौन सी वाली, कौन से समय की व्याख्या हुई है, 1982 में, ठीक है। चलिए, अब 1993 में सेम क्या बोल दिया गया, जो ये
निर्णय था उच्चतम न्यायालय ने ही इस निर्णय को बिल्कुल पलट कर दिया है ना, परिवर्तित कर दिया और अब क्या बोल दिया है कि इसमें जो परामर्श है, परामर्श शब्द का मतलब सहमति है, ठीक है, का अर्थ सहमति है ना। तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट में कब व्याख्या, कौन से ईयर में, कौन से निर्णय में कौन सी व्याख्या की गई है, इस समय क्या व्याख्या हुई है, इस समय में क्या व्याख्या हुई है और इस समय में क्या व्याख्या हुई, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो जो 1993 है इसमें क्या व्याख्या हुई कि बिल्कुल उल्टा हो गया ना, पहले क्या था कि ये सहमति नहीं है और इसमें क्या कर दिया, अब क्या बोल दिया कि ये सहमति है ना। आगे समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है नहीं ना। तो अगर ये सहमति है तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति निर्णय मानने को बाध्य होंगे, राष्ट्रपति निर्णय मानने को बाध्य या बाध्य होंगे, क्या लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। इज इट ओके? मेरे हिसाब से तो ओके होगा, नहीं होगा लेट मी चेक फर्स्ट की विजिबल है नहीं है विजिबल है, थोड़ा सा शायद है दिक्कत, नॉट फाइन है ना, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली में तो ना, ओके हाँ चलिए 1993 क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम 1998। कमेंट में कमेंट नहीं करते भाई आप लोगों, मैंने देखा है, कहाँ जाते हैं कमेंट, चलिए अच्छा। इसमें 1998 में एक निर्णय हुआ, जो निर्णय क्या कहता है कि जो भी जो परामर्श शब्द की बात है कि केवल एक जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसके कहे पर कोई बात नहीं होगी, यानी कि उसी को मान्य नहीं माना जाएगा कि एक न्यायाधीश ने बोल दिया और वो बात मान्य होगी। अब क्या होगा कि बहुसंख्यक में यानी कि कई थोड़ी ज्यादा संख्या में उनके फैसले माने जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति ने बोल दिया, एक न्याय व्यक्ति से मतलब यहाँ पे न्यायाधीश की बात होती है तो उनकी कई न्यायाधीश कम से कम एक बात को बोलेंगे। सपोज अगर 4 न्यायाधीश, एक प्रोसीजर बनाई गई थी कि 4 न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए, फैसले के लिए, अगर उसमें से 2 न्यायाधीश भी उस चीज के लिए मना कर देते हैं तो ऐसे में वो प्रोसीजर कैंसिल यानी कि असहमत माना जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हाँ में नहीं माना जाएगा। अगर 2 न्यायाधीश भी उसमें से मना कर देते हैं, अगर 4 हैं, 4 में से अगर 2 ने मना कर दिया तो उसमें क्या है, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली प्रोसीजर यहाँ पे क्या अपनाएगी कि एक न्यायाधीश जो बात कहेंगे वो मान्य नहीं होगी, बल्कि बहुसंख्यक में न्यायाधीशों का जो फैसला होगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिख देना चाहिए, बहुसंख्यक न्यायाधीशों का फैसला मान्य होगा, ठीक है। अकेले एक न्यायाधीश का फैसला मान्य नहीं होगा, अकेले एक न्यायाधीश की सहमति, ऐसा बोल सकते हैं ना, अकेले एक न्यायाधीश का होना चाहिए, मैं की वजह से ना सेंटेंस नहीं बन रहा है, का निर्णय मान्य नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यदि 4 में से 4 न्यायाधीश में से 2 न्यायाधीश मना कर देते हैं, है ना,
तो फैसला अमान्य होगा। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे बोलने से ही लिख लेना। जब बात लिखने की आ रही है समझाने के लिए तो फिर समझाई दूंगी। ठीक है, चलिए फैसले पढ़ लिए अपने, मैं साइड हो जाऊं। चलिए चेंज करते हैं इसको। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लीजिए, मेरे हिसाब से तो लिख लीजिए, करिए जल्दी से क्योंकि लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।